बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब हम लेंगे के साथ मियां तारिक हाजिर खिदमत है। नाज़रीन करम, नई बोतल पुराना मशरूब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो तमाम सियासतदान इस वक्त आ चुके हैं जो माजी में मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतों में किसी न किसी तरह इक़्तिदार का हिस्सा रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो इस वक्त मसाइल हैं वो अपनी जगह पर हैं। पाकिस्तान में इस वक्त बिजली का बहरान है, पाकिस्तान में इस वक्त गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान में जो अरबों रुपए की सीएनजी के सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट हो चुकी है वो अब तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है, और हुकूमती सतह पर नाअहली बैड गवर्नेंस की सूरत हाल ये है कि इस वक्त सीएनजी सेक्टर जो है मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर चुका है, और पाकिस्तान में जिन लोगों ने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है सेक्टर पर, वो हाथों पे हाथ धरे बैठे हैं और वो फाकों तक पहुंच जाएंगे। क्या हमारी मिस गवर्नेंस जो है, बैड गवर्नेंस या मिस मैनेजमेंट जिसको कहा जा सकता है, क्या उसमें सिर्फ वो लोग शामिल हैं कि जो लोग सिर्फ अपने मफादात के लिए, अपने फायदों के लिए काम कर रहे हैं? नाज़रीन, एक ताज़ा तरीन स्कैंडल जो इस मौजूदा हुकूमत का आया है, जिसमें एक यूरिया खाद जो है आम इस्तेमाल की किसानों के लिए, उस पर अरबों रुपया वफाकी वज़रा ने कमीशन खाया है। क्या हमारे मुल्क में मौजूदा हुकूमत का जिस सेक्टर में भी देख लें हम, हमारे यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी, बहुत ज़्यादा क्या करप्शन की इंतहा हो चुकी है कि हम उसको, इस मुल्क को कैसे बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे कि जब वही सियासतदान जो माजी में मुख्तलिफ हुकूमतों में रहे हैं वो आज इमरान खान के साथ खड़े हो गए हैं, और इमरान खान के साथ शामिल होकर इमरान खान साहब के हाथ मजबूत करने की बजाय वो शायद कल को इमरान खान के लिए बदनामी और पाकिस्तान के लिए मजीद मसाइल का बायस बने। इस पर बात करेंगे, लेकिन एक चीज, तहरीक इंसाफ बड़ी तेजी से टेक ऑफ कर रही है, और इस टेक ऑफ में उनके साथ जो लोग कल 15 साल से काम कर रहे थे वो इस वक्त उनकी जो हालत है वो बड़ी अजीब सी हो रही है कि क्या वो अपना मकाम या जो 15 साल की उनकी स्ट्रगल थी इमरान खान के साथ वो बरकरार रहेगी। सवाल ये भी है कि क्या इस वक्त जितने बड़े पॉलिटिकल जायंट्स तहरीक इंसाफ में आ चुके हैं, तो क्या वो माजी के जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं या लीडर्स हैं उनको बर्दाश्त कर सकेंगे? ये आने वाला वक्त साबित करेगा कि अब तहरीक इंसाफ के कौन कौन से लीडर की किस किस सीट से उसकी छुट्टी होती है, और उसकी जगह आने वाले पॉलिटिकल जायंट्स में से कौन कौन जो है उन सीटों पर बड़ा जमान होगा। एक चीज दूसरी तरफ ये भी देखनी होगी कि इमरान खान जो पॉलिटिकल लीडर है वो कभी छुट्टी पर नहीं जाता। खान साहब ने कराची का जलसा कामयाब, जिसको कहते हैं, जिस तरह भी कामयाब हुआ, उस कामयाब जलसे के बाद अब सूरत हाल ये है कि वो छुट्टियों पर चले गए हैं अपने बच्चों के साथ को टाइम देने के लिए। अब तहरीक इंसाफ में ना तो कहीं आरिफ अलवी नजर आते हैं, ना इमरान खान नजर आते हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी और महमूद कसूरी साहब। क्या सिचुएशन होगी अब तहरीक इंसाफ पर, किन लोगों का कब्जा होगा? तहरीक इंसाफ में जो एक नई बोतल के तौर पर पाकिस्तान में और पुराने मशरूब के साथ आई है, तो क्या तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का मुदावा कर सकेगी? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज तशरीफ रखते हैं कादर खान मंदोखेल साहब हैं, मरकजी रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब मोहम्मद अली जाफरी साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं APML सिंध के, हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। हमें नाज़रीन थोड़ी देर बाद तहरीक इंसाफ के सदर लेबर विंग के जनाब जुबैर खान ज्वाइन करेंगे, जिनसे हम फिर बात करेंगे। उनकी आमद के बाद उनसे भी सवाल करेंगे कि क्या तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा। सबसे पहले तो मैं एक मुबारकबाद भी देना चाहूंगा, जो सुबह सुबह आज मेरे पास एक मैसेज आया कि कादर खान मंदोखेल साहब ने दोबारा तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लिया। तो इनसे पहला सवाल ही ये करते हैं, कादर खान साहब, आप पहले तहरीक इंसाफ में रहे, फिर आप मुस्लिम लीग नवाज में आ गए, अब क्या फिर दोबारा तहरीक इंसाफ में जा रहे हैं या जा चुके हैं? मेरे ख्याल में आज आपके प्रोग्राम में मधु मुस्लिम लीग नून के एक कारकुन की, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इस चीज से आपको तहरीक इंसाफ का मीडिया सेल जो ना वो बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं प्रोपेगेंडे का। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने डॉक्टर कदीर खान के बारे में कहा कि तरदीद आ गई, ठीक। फिर उसके बाद स्क्वाश के वो जहांगीर खान के बारे में उसकी तरदीद आई, यानी उन्होंने हर तरह से फातिमा भुट्टो के बारे में कहा गया कि वो शामिल हो रही हैं। तो ये एक प्रोपेगेंडा सेल जहां जिनके पास करोड़ों रुपए हैं वो इस तरह मैसेजेस और वो चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जुबैर खान नहीं हूं कि पलट के 10 पार्टी बदल के फिर उसी पार्टी में जाऊं। अच्छा, लेकिन बात यह है कि मैं तहरीक इंसाफ में अगर जाऊं भी, जैसा आपने सवाल किया है, अगर मैं जाऊं भी तो मैं कौन से तहरीक इंसाफ में जाऊं? जिस तहरीक इंसाफ को 10 साल पहले मैं छोड़ के आया वो तो नहीं रहा। वहां जो सेंट्रल कमेटी के मेंबरान उसमें से एक भी नहीं है। सही। और फिर जो लोग तहरीक इंसाफ में मौजूद है वो आप देख रहे हैं कि जैसे रातों रात काफ लीग बन गया, और उसके बाद वही काफ लीग और मुशर्रफ की पार्टी के वो सारे, जिनके मुशर्रफ के जो वज़रा थे वो सारे आ गए। और कितनी अफसोस और कितनी यानी जुल्म की बात है कि जहां इमरान खान नियाजी साहब दावा कर रहे हैं
کہ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے کام کروں گا, اور نیچے جھنڈے لہرا رہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی موومنٹ کی اور ان کی رہائی کے لیے, اور سٹیج پہ ان کا وزیر خارجہ وہی خورشید قصوری بیٹھا ہوا ہے جن کے دور میں, جن کی وزارت اس میں اور مشرف کے دور میں ان کو اٹھا کے امریکہ کے حوالے کی ہے, اور بڑے فخر سے جنرل مشرف اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں میں نے اتنے لوگوں کو امریکہ کے حوالے کیے. آپ مجھے بتاؤ اس ملک کا اس سے بڑھ کے اور بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی ہمارے لیڈر جو کام کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد ابھی مزید جو شفقت چیمہ صاحب ہے, شفقت چیمہ صاحب ابھی جب تحریک انصاف گیا گا, عمر چیمہ کو تو بدل گیا, اس کے بعد جو وہ شفقت محمود ہے, شفقت محمود نے 15/5/2009 کو ڈیلی نیوز میں اپنی انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ عمران خان ناکامی کا نمونہ ہے. کیا بات ہے. آج شفقت محمود جو اپنے کالم میں لکھ رہے, پورے ایک ریکارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں کہہ رہے ناکامی کا نمونہ ہے, اور وہ ناکامی کا نمونے کے یہ سارا اسٹیبلشمنٹ کا گیم ہے. اور ہمارے ہاں مفاد پرست اور لوٹا کریسی اتنا عروج پہ ہے کہ جہاں چڑھتے سورج کو پوجا کرنے والا وہ چیز ہے کہ اب کل تک جو یہ لوگ, اور بدقسمتی ہماری دیکھ لیں کہ ہمارے جاوید ہاشمی صاحب جن کو مسلم لیگ نون نے ایک نام دیا ہے, جو آج ہر آدمی اس کا نام لے رہے ہیں, وہ مسلم لیگ نہیں ایسی بات, یہ تو آپ زیادتی کریں قادر خان صاحب. جب مسلم لیگ نون کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا تو صرف جاوید ہاشمی اکیلے کھڑے تھے جو جیلوں میں گئے, جنہوں نے مار کھائی, جنہوں نے سب کچھ کیا, جنہوں نے قربانیاں دی. ٹھیک ہے, دیکھیں نو ڈاؤٹ. اب اس کے بعد آپ کی طرف سے جو زیادتیاں ہوئی اس کے بعد, مگر آپ کو یہ بھی یاد کرنا پڑیں گے کہ مریم کلثوم نواز وہ کھڑی تھی, اور اس کے علاوہ آپ کے ہمارے ہزاروں کی تعداد میں مشاہد اللہ خان سے لے کے دوسرے تیسرے سلیم ضیاء, یہ سارے قربانی دینے والے ہیں. تو جاوید ہاشمی صاحب اکیلے قربانی دینے والے نہیں ہے. لیکن میں تو اس بات پہ حیرت ہوں, ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں نیوز دے کے آ رہا تھا, عمران خان کو پتہ ہی نہیں اس نے 23 مارچ کو کوئٹہ میں جلسے کا انعقاد کیا. آج جاوید ہاشمی صاحب نے مطالبہ کر دیا نئے انتخابات. تو میں یہی کہوں گا کہ جاوید ہاشمی صاحب عمران خان نیازی صاحب کو بڑا مہنگا پڑے گا. آج اس نے اعلان کر دیے, اور مزے کی بات یہ کچھ دن پہلے جو اس نے جیا کراچی میں جلسے میں انہوں نے مخاطب ہو کر کہا کہ عمران خان میں باغی ہوں, یاد رکھنا جو آپ نے وعدے کی ہے. اب جو وعدے کی یہ تو بعد میں پتا چلے گا, لیکن ساتھ ساتھ جن نے ایک بات اور کہی ہے کہ جن کا سرمایہ ملک سے باہر ہے, جن کے بچے ملک سے باہر ہے, ان کو پاکستان میں حکمرانی کا کوئی حق نہیں ہے. سب سے پہلے تو عمران خان نیازی صاحب کے اپنے 2 بچے ملک سے باہر ہے, اور شاید کبھی زندگی میں آئیں گے بھی نہیں. تو کیا جاوید ہاشمی اپنے بچوں کی وجہ سے چھٹیوں پر جو پاکستان آئے ہوئے ہیں, جعفری صاحب میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو سنیریو ڈیولپ ہو چکا ہے, آپ کی پارٹی بھی 2-3 جلسے کرنے کے بعد اب کراچی میں آ رہی ہے جلسہ کرنے کے لیے, آپ کیا سمجھتے ہیں ان جلسوں سے پاکستان میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے, یا صرف آپ یہ جلسے کر کے پیسہ ضائع کر کے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں بھائی کے اس بات کی, آپ نے تحریک انصاف کا سوال کیا اور یہ جواب میں ان کے مشرف صاحب آ گئے جی, کیونکہ ان کے لیڈر نواز شریف صاحب کو فوبیا ہے مشرف کا, تو ان کے نیچے کارکنان کو کیوں نہیں ہوگا. ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ مشرف کے دور کو کیسے ڈیفینڈ کرے. وہ ایک سنہری دور تھا, قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد آج تک ایسا کوئی لیڈر ہی نہیں پیدا ہوا جس نے بے ایمانی اور ایسا کوئی کام نہ کیا ہو جس کو کہ میڈیا اچھال سکے. تو ایسے لیڈر کے لیے جب کوئی بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو پھر آدمی یہ اسی قسم کی باتیں کرتا ہے کہ اس نے جو ہے کتاب میں یہ لکھ دیا کہ وہاں سے لوگ, نہیں یہ تو انہوں نے کتاب میں لکھا ہے, لیکن وہ فورنرز تھے جو باہر کے ملکوں کو لوگ یہاں پر آئے ہوئے تھے, ان کو ان کے حوالے کیا گیا. نہیں ایسے بہت سارے پاکستانی نیشنلز ہیں جو امریکہ کے حوالے کیے گئے. نہیں, لیکن وہ پاکستان سے حوالے نہیں کیے گئے, وہ افغانستان سے حوالے کیے گئے. آپ ذرا معاملات کو سر جب آپ بات کر رہے تھے تو میں خاموش تھا. پلیز یہ تمیز کا معاملہ ہے کہ دوسرا بات کر رہے خاموش رہے. جتنے بھی زیادہ تر لوگ کوئی اگر گئے ہیں پاکستانی, اگر وہ تو افغانستان سے گئے, پاکستان سے نہیں گئے. پاکستان سے صرف فورنرز کو دیا گیا ہے, اور ان کے دور کے اندر جو ترقیاں ہوئی ہیں وہ آج تک ترقیاں کوئی بھلا نہیں سکتا. مشرف صاحب کے دور کے اندر IMF کا قرضہ اتار دیا گیا, جو اس سے پہلے کبھی پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہی نہیں. اس سے پہلے جب نواز شریف صاحب تھے, مجھے یاد دلانا ضروری ہے عوام کو کہ نواز شریف صاحب کے دور میں کیا ہوا تھا. نواز شریف صاحب کے دور میں 90 کے اوپر تھا ڈالر, اور وہ اپنے مشرف صاحب کے دور میں وہ 60 کے اوپر آ گیا. جو غربت تھی وہ عروج پر تھی
नवाज शरीफ साहब के जमाने में 17% पे आ गई थी गुर्बत। सही। और इसी तरह जो है इन्वेस्टमेंट का जो है मामला इस कदर इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही थी कि हर एक के पास नौकरियां थी। लेकिन एक मिनट, मैं आपकी बात मानता हूं, सब कुछ था, मुशर्रफ साहब के दौर में बहुत कुछ काम हुए, नो डाउट हुए, लेकिन क्या बात है कि आज भी इक़्तिदार पर वही लोग काबिज हैं जो कल मुशर्रफ साहब के साथ थे, आज वही लोग काबिज हैं। लेकिन करप्शन भी तो मुशर्रफ साहब के दौर में शुरू हुई, जो अब बढ़ते बढ़ते इस वक्त जरदारी साहब के दौर में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सर करप्शन इस मुल्क में हमेशा से है और उसको दूर करना इतना आसान नहीं। एक चीज बताइए, लेकिन अगर लीडर जवाब देने दें, अगर लीडर सही होता है तो वो करप्ट लीडर जो करप्ट लोग जो नीचे काम कर रहे होते हैं उनकी करप्शन में एक चीज यही पूछना चाह रहा हूं कि मुशर्रफ साहब के पास मैंडेट था, वो इतने पावरफुल सदर थे, उन्होंने करप्शन क्यों नहीं खत्म की? सर अवाम ने जिन लोगों को वोट देके भेजा, पहले 3 साल देखें आप मुशर्रफ साहब के, किन लोगों का सिलेक्शन किया, वहां मामला था सिलेक्शन का। अच्छा। वहां ऐसे लोगों का सिलेक्शन किया गया जो कि बहुत ही काबिल लोग थे, जिन्होंने मुल्क को तरक्की दी, जिनका ईमानदारी के अंदर नाम था और जो पूरे मुल्क में अच्छाई के लिए पहचाने जाते थे। एक मिनट, अब यहां पे एक सवाल, बाद में फिर करप्ट लोगों को, करप्ट सियासतदानों को मुशर्रफ साहब ने अपने साथ क्यों मिलाया? इसलिए मैं कह रहा हूं सर, 3 साल तक जब सिलेक्शन का मामला था तो यह रहा, इसके बाद इलेक्शन आ गया। अब इलेक्शन के अंदर अवाम ने करप्ट लोगों को भेज दिया। अब जैसे कि एनआरओ को कहते हैं कि एनआरओ जो है ये परवेज मुशर्रफ साहब ने किया, लेकिन भाई जमहूरियत नाम किस चीज का है? जमहूरियत नाम है जब अवाम किसी चीज को अप्रूव कर दें। अच्छा। ये एनआरओ अगर किया था मुशर्रफ साहब ने और उसके तहत जो लोग यहां इस मुल्क में आए, अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं, इसका मतलब अवाम को एतराज नहीं है एनआरओ पे। अवाम ने वोट देके एनआरओ की कह दिया हाँ भाई हमें मंजूर है एनआरओ, वरना पीपल्स पार्टी के लोग क्यों आते, वरना नवाज शरीफ के लोग क्यों आते। सर आईएमएफ का लोन तक जब देने के लिए नवाज शरीफ साहब के पास पैसे नहीं थे तो लोगों से भीख मांगी जा रही थी कि खुदा के वास्ते कुछ डोनेशन दे दो, खुदा के वास्ते कुछ चंदा दे दो, ताकि आईएमएफ का कर्जा की किस्त जो है उतारी जाए। $700 मिलियन सिर्फ खजाने में था। जब परवेज मुशर्रफ साहब गए 17 बिलियन था। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस पैसे को खाया नहीं। जब आदमी पैसे को खाएगा तो वह मुल्क के खजाने में नहीं जाएगा, वो उनकी जेब में अंदर जाएगा। एक चीज इधर पूछ रहा हूं, एक तरफ तो ये कहा जा रहा है, उन्होंने ये कहा कि जी जो नवाज शरीफ साहब के दौर में था खजाना खाली हो गया था, मुशर्रफ साहब जब गए तो खजाना भरा हुआ था। एक चीज तो मानने वाली कि हमारे यहाँ जो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, जो उस वक्त स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट्स थी वो अपनी जगह पर बहुत अच्छी थी। एक चीज मुझे बताइएगा कि क्या आप लोग जो अब मेहनत कर रहे हैं, क्या अगर माजी में अगर सही तरह मेहनत करते तो क्या करप्शन खत्म नहीं कर सकते थे, कर्जे खत्म नहीं कर सकते मुल्क को? अब मियां साहब किस इनकलाब की तरफ लेके जा रहे हैं? मियां साहब ये भी कहते हैं कि जी वो उनका जो इनकलाब आएगा वो सुनामी को बहा के ले जाएगा। आप क्या समझते हैं कि मियां साहब अब अगर इक़्तिदार के लिए ये सारी प्लान बनाया है तो क्या वो अवाम की खिदमत वाकई करेंगे? कुछ देखो, आप मियां साहब का जो किरदार है, जो माजी है या जो काम है, वो सब आवाम के सामने है। और इसी वजह से आप ये देख रहे हैं कि मुशर्रफ ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। ये वही जनरल मुशर्रफ है जिन्हें कहा कि नवाज शरीफ और बेनजीर का दौर खत्म हो गया और ये कभी पाकिस्तान नहीं आ सकते। आज मुकाफात अमल देखें, नवाज शरीफ पाकिस्तान में और यहाँ 63% सूबे में हुक्मरानी कर रहे हैं और ये दर बदर की टोकरे खा रहे हैं। और मुझे अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं कि इतना बेदलरी से जाफरी साहब फरमा रहे हैं कि मुशर्रफ ने कुछ नहीं किया। अरे मुशर्रफ ने तो पाकिस्तान को बेच दिया है। मुशर्रफ ने तो अकबर भुट्टी जैसे मुहिब वतन बलोच रहनुमा को शहीद किया है। मुशर्रफ ने तो बलूचों को कत्लेआम की है। मुशर्रफ ने तो यहाँ दहशतगर्दी कराची में फैलाई। ये वही जनरल मुशर्रफ है जो उसने आत लाया इस्लामाबाद में कि मेरे ताकत यहाँ भी है और कराची में भी है। ये वही मुशर्रफ है जिसने अदलिया को पाबंद सलासल कर दिए। ये वही मुशर्रफ है जिनने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल इंसानी हुकूक की बेड़ा गर्क कर दिए। और फिर अगर आप पैसे की बात करें, मैं मानता हूं पैसे मुशर्रफ के दौर में आए, लेकिन वो पैसे किस में गए? वो हमारी जमीर को बेच के, हमारी इज्जतों को बेच के, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जैसी कौम की बेटी उसको उन्होंने बेच के वहां पे अमेरिका में, और उसके बाद ये पैसे डॉलरों तो आना ने, अमेरिका ने तो बिक देना था। और ये जो अड्डे हैं जो